ओके, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री। वंस अगेन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 12 का है उसके लिए हमने बोर्ड के 2010 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 18 टू 20 क्वेश्चंस होंगे और इन 20 क्वेश्चंस में 20 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इन क्वेश्चंस को छोड़ करके आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन 20 क्वेश्चन से बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आई होप आपकी जितने भी डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, इस वीडियो की लाइटिंग को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, थोड़ा सा लाइट लग रही है ऊपर की तरफ, लेकिन ठीक है मैनेज कर लिया जाएगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले बोर्ड में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को ऐसे ही जो क्वेश्चन जैसे आए हैं बोर्ड में वो मैंने एज इट इज ऐसे ही लिखे। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम में आए हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं, तो दोनों के जो मोल्स के रेशियो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उसको डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद हमको क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी लिख देना है। यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से या एक्स बी से या एक्स वन एक्स टू से। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये होता है किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सब चीजें हमको थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बता देना, एक्सप्लेन कर देना उन चीजों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ तो हमें पता है कि हेनरी लॉ जो है किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी को बताता है किसी लिक्विड में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन होती है उसकी। तो हमें पता है कि भाई हेनरी लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट, इसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, के एच। ठीक है, सो हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल्स टू के एच एक्स होता है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को बाद में, पहली बात तो यहाँ पे देखें के एच की वैल्यू क्या होती है, के एच और सॉलिबिलिटी, किसी भी गैस की के एच और सॉलिबिलिटी होती है ना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई गैस ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व है तो के एच की वैल्यू कम होती है, और अगर कम अमाउंट में डिसॉल्व है तो के एच की वैल्यू ज्यादा होती है। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने सॉल्यूशन के लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्यूशन चैप्टर को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। तो P इक्वल टू के एच एक्स होता है। अब हमें क्या पता है भाई इसके एप्लीकेशन क्या है, तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में एक तो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला। ठीक है, कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डिसॉल्व होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग कॉर्क ओपन करते हैं तो एक प्रेशराइज गैस बाहर आती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एनॉक्सिया होता है। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है कि भाई हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर जो हम लोगों की थिंकिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में, माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। इस कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स होता है। स्कूबा डाइवर्स अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो समझ में आती है कि ऑक्सीजन हमको चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम, सॉरी इट्स हीलियम और नाइट्रोजन का क्या यूज होता है, तो हीलियम इसलिए भरी जाती है कि हीलियम इज अ इनर्ट गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम जो होती है हमारी बॉडी में इनहेल हो जाएगी तो वो पॉइजनस हो जाती है, तो उसके टॉक्सिक सब्सटेंस को रोकने के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन एज अ डाइल्यूटेंट भी काम, मतलब कि नाइट्रोजन जो है एज अ डाइल्यूटेंट होता है और हीलियम उसको क्या करता है, नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 है इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। अब ये जो 10% दिया गया है वो मास बाय मास दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा, व्हाट इज द मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सब्सटेंस इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो डेंसिटी दी है ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस सॉल्यूशन की मोलालिटी एंड मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलालिटी और मोलालिटी वाला जो कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी 11th में भी पढ़े हैं। ठीक है, जब परसेंटेज वाइज दिया होता तो हम क्या करते हैं, लेग द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि लेग द मास ऑफ द सॉल्यूशन करें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना सिंपल सा मोलालिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास लगा लेंगे चुपचाप से। तो परसेंटेज 10% है, डेंसिटी 1.2 ग्राम, ये 10 है, और मोलर मास 180 होता है। तो यहाँ से कैंसिल आउट मार देंगे, 2 5 जा 2 9 जा। ठीक है, ये हमारा 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 मोलैरिटी हो जाएगी। 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.6666।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 0.66 मोलर इसकी मोलारिटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको मोलारिटी तो मिल गई, अब हमको क्या करना है, मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम इसमें जरा देखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके लिए क्या होगा कि मोलारिटी और मोलारिटी का एक रिलेशन होता है, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो कि 1000 इंटू मोलारिटी, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। ये एक रिलेशन होता है मोलालिटी और मोलारिटी के लिए। तो क्या करोगे, 1000 इंटू मोलारिटी कितनी है, 0.66 डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी 1.2 है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1200। 1200 में से कितना चला जाएगा, मोलारिटी आई है 0.66 मल्टीप्लाई मोलर मास 180। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारी मोलालिटी निकल आएगी। ठीक है, या फिर मोलालिटी को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप लेट द मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें वहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को लेट करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि भाई स्टेट द रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ तो हमें पता है कि भाई किसी भी दो वोलेटाइल लिक्विड वो आपस में अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे लॉ को हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। ठीक है, तो रॉल्स लॉ हमें दो वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बताता है। ओके, बढ़िया है। अब ये क्या कहता है कि दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई दो लिक्विड है हमारे पास, तो दो लिक्विड है, तो उनके लिए हम लोग निकालेंगे। दो लिक्विड है, तो एक लिक्विड है उसका प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब एक लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा किस पे डिपेंड करेगा, इस लिक्विड के अमाउंट पे करेगा। तो अमाउंट को इन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया। ठीक है, यानी कि द प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू एक्स से, यानी अमाउंट ऑफ ए लिक्विड ए मान लिया। अब क्या होता है, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो पी नॉट आता है, पी नॉट ए एक्स से। ठीक है, ऐसे ही दो लिक्विड होंगे तो क्या हो जाएगा, एक को पी भी मान लेंगे। तो इन्होंने बताया कि दोनों लिक्विड का इससे जो सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी2 बोला जाता है, और ये होगा पी ए प्लस पीबी के इक्वल। सो पी2 इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने अपने लेक्चर्स में भी ये सारी चीजें बताई हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। बोर्ड में क्वेश्चंस यही 18 क्वेश्चंस आते हैं घिसे पीटे, और बस घिसे पीटे मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होना है, कंसेप्ट सारा सेम रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विद एग्जांपल बताओ। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे द रॉल्स लॉ एट एवरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर, दो सॉल्यूशन का मतलब दो लिक्विड को मिलाने पर वेपर प्रेशर का जो सम आ रहा है वो अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग पीटी से लिखते हैं, तो पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी के इक्वल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाएंगे सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन मिक्स होगा तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो तीन कंडीशन ये होती है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल और ए बी मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ए बी और ए बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होता है। तो ऐसे सारे जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल ऑलरेडी आप लोगों को पता है कौन कौन से, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन और बेंजीन, टॉलुइन, इस तरीके से सारे होते हैं। उसके बाद में नॉन आइडियल वो होते हैं कि जिनका वेपर प्रेशर इक्वल ना हो तो उन्हें नॉन आइडियल कहेंगे। अब ये नॉन आइडियल दो टाइप के हो जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, ये आप अपना देख सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या कह रहा है कि भाई वेपर प्रेशर दिया हुआ है कुछ, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें मिला है। क्या कह रहा है भाई, इसमें ये कह रहा है एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स भी आप जानते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन दो लिक्विड्स को मिलाने पे जो बनते हैं इनका वेपर प्रेशर
सॉरी जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। अब ये दो टाइप के हो जाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये सारी चीजें आपको अपनी नोटबुक में मिल जाएंगी, उनको ही पढ़ना है। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ कैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। जब भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, देखो पहली बात तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, तो ये क्वेश्चन हो गया रॉल्स लॉ का, ठीक है। और प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग पी नॉट करके लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी नॉट ए है वो 450 mmHg है, और जो पी नॉट बी है वो 700 mmHg है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यानी कि वो कह रहा है कि भाई पीए पीवी बताओ, पीए बताओ और पीवी बताओ। लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन मतलब कि कितना परसेंट लिक्विड ए है, मतलब कितना लिक्विड ए पड़ा हुआ है और कितना लिक्विड बी पड़ा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, हम बता देंगे, हमको आता है बढ़िया से, ठीक है। तो पीटी भी दिया हुआ, वो कह रहा है कि भाई पीटी जो है ना, पीटी हमारे पास 600 है। ये देखो यहाँ पे पीटी दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जितना, ठीक है। हमको क्या पता है कि पीटी इक्वल्स टू क्या होता है, पीटी इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको क्या करनी, वैल्यू रख लेनी 600, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी कितना 700 माइनस 450, एक्स बी यहाँ से आ जाएगा प्लस पी नॉट ए कितना है 700 है। आई होप यहाँ पे या तो पी नॉट भी हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेकर के वाला सिस्टम करते हैं, तो वहीं से लगा लेंगे। तो ये कितना बचेगा अभी मैं देख लेता हूँ, अगर आंसर आ गया नहीं तो पी नॉट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बचा, ये हो गया हमारा 250, तो 600 ये सॉरी यहाँ पे पी नॉट बी होगा, ठीक है। तो पी नॉट ए होगा, सॉरी पी नॉट ए कितना, पी नॉट ए, ठीक है। तो पी नॉट ए कितना है 450, तो इस 450 को हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, कितना 450 इधर ले आएंगे इधर, तो कितना बचेगा, और ये हो गया तुम्हारा 250 एक्स बी। तो एक्स बी जब निकालोगे तो 150 बटे 250 यानी कि 3/5, इसको हम क्या बोलते हैं 0.6, यानी कि एक्स बी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो पीए पीवी डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पी नॉट ए तो पता है लेकिन एक्स ए नहीं पता है, एक्स बी भी नहीं पता है, तो इसीलिए हमें पहले एक्स ए एक्स बी मिल जाए उसके बाद ही में पीए पीवी निकलेगा। तो पीए पीवी निकाल लेंगे, तो एक्स बी आ गया हमारे पास, तो एक्स ए हमें पता है कि एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक में से 0.6 निकल जाएगा। उसके बाद में आप पीए पीवी निकाल लो, तो पीए इक्वल टू क्या, पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट है आपके पास 450, ठीक है, और एक्स ए कितना है 0.4, ठीक है। पीवी आ जाएगा आपके पास कितना, पीवी की वैल्यू देखिए, पी नॉट बी 700 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है। तो डैश ये हमारा क्या आ जाएगा, पीए पीवी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वेपर प्रेशर इन लिक्विड कंपोजिशन, मतलब वेपर फेज में कंपोजिशन बताओ। तो वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है दिस इज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड का प्रेशर फ्रैक्शन के टर्म में निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर इन सॉरी कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर का रेशियो, पीए पीवी का रेशियो, ठीक है, निकाल लेंगे। आप यहाँ से वैल्यू निकली है तो उसके बाद ये निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। उसके बाद में आ जाओ 8 नंबर पे। 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी, पार्टिकल कम होंगे तो इनकी वैल्यू घटेगी। कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोली जाती है, ठीक है। तो बस हमें खाली इसमें डिफाइन करने को आया था। उसके बाद में क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, यानी दो सॉल्यूशन है आपके पास, एक सॉल्यूशन ए है एक सॉल्यूशन बी है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको बनाया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर बार एक आता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट वाले से आ जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट वाले से आ जाएगा, लेकिन एक आएगा जरूर, ठीक है, तो तुम्हें करना भी जरूर है। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको भैया टीएफ बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं, हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं कैसे लगेंगे। तो ये टीएफ निकालना है, क्या कह रहा है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व। तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट, तो इसको हम लोग W2 लिखेंगे, ठीक है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे W1, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि भाई केएफ की वैल्यू तुम्हें दी है, केएफ इक्वल टू 1.86 वगैरह वगैरह है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, बढ़िया बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ
इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, T0F माइनस TF, T0F माइनस TF, बिकॉज लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो T0F है, अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273, ठीक है, 273.15 रख सकते हो, चाहो तो 15 रख लो, नहीं तो रहने दो, वैसे 10 लो, चलो हटाओ। TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाई 60 और मोलर मास कितना है 180 बिकॉज ग्लूकोज है, मल्टीप्लाई 250, ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये ऊपर 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स और 4 टाइम्स हो गया, दिस इज अवर 3 टाइम्स एंड 3 6 जा 2 जा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, TF इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4 2 6 6 24 2.48, ठीक है, 273.15 माइनस 2.48, तो यहां से जब हम ये कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट W2 होता है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमको पूछना है, बताना है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है, जिसको हमने रख के कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पड़ा है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास ऑफ कंपाउंड मतलब हमें W2 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 11। तो मास ऑफ कंपाउंड बताना है, इसका मोलर मास वो कह रहा है कि 256 है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, बेंजीन है, तो इसका मतलब है कि ये इतना ग्राम है, और लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाई जब भी लगा होता है तो वो ये कह रहा है कि मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है या इतना घट गया है, मतलब ये लोअरिंग या एलिवेशन ही होता है डायरेक्ट, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दी है आपको डायरेक्ट कितना 0.48 केल्विन। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि भाई अब तुम हमें ये बता दो कि इसमें जो है ना कितना सोल्यूट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 हमें पता है, तो हमने सारी वैल्यूज जब रख ली तो W2 इक्वल्स टू क्या, डेल्टा TF कितना 0.48 मल्टीप्लाई जाएगा मोलर मास 256 मल्टीप्लाई जाएगा सॉल्वेंट कितना 75 और 1000 आएगा डिवाइड में, क्योंकि ये 75 ग्राम में है, डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास, और ये KF की वैल्यू आएगी डिवाइड में 5.12। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जब हम रख लेंगे तो हमें यहाँ से W2 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, W2 निकालना था 11 वाले में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 21 मिनट का वीडियो हो गया। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, इन अ लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है, इन अ लीटर लैंग्वेज यहाँ पे देखी जाएगी, इन अ लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, टेम्परेचर कितना है 300। तो वो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन 2 है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 30 ग्राम ग्लूकोज और वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 वॉल्यूम, ठीक है ना, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4 पॉइंट, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 4.98 है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1, मतलब दूसरा जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 है, तो फिर टेम्परेचर सेम है वो कह रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताओ, मतलब कि कुल मिलाकर के मोलारिटी पूछ रहा है, तो हमें पता है कि भाई पाई इक्वल्स टू CRT होता है फर्स्ट वाले के लिए, ये मान लोगे, दूसरे वाले के लिए पाई 2 इक्वल्स टू C2RT है ना। अब यहाँ पे जो RT है वो क्या है, कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे, पाई 1 डिवाइड बाई C1 इक्वल्स टू पाई 2 डिवाइड बाई C2, क्योंकि RT तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई 1 क्या हो गया हमारा, पाई 1 हमने मान लिया 4.98, क्योंकि है ही, मानना की जरूरत ही नहीं। उसके बाद में क्या है C1 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको मैं सी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। C1 हमारा कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना हो गया ये, 6 टाइम 1/6, ठीक है, 1 लीटर ही है ना, तो 1/6 हो गया, सो 1/6 है इसका। उसके बाद में पाई 2 हमारा 1.58 डिवाइड बाई C2 हमें निकालना है,
तो ये C2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके लेना हूँ 6 मल्टीप्लाई 1.48, तो C2 इक्वल टू C2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 1.52 डिवाइड बाई 6 इंटू 4.98। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 यहाँ से निकल आएगा, यानी कि जो गिवन सोल्यूशन है इस वाले सोल्यूशन का हमें मोलैरिटी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमने जो 12 का था वो कर लिया है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हम लोग फिलहाल अपने वीडियो के लेक्चर यानी वीडियो लेक्चर के लास्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग MgSO4 अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। यानी कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है कि जब भी ये सेंटेंस आपको मिला करे किसी भी क्वेश्चन में, और एक या फिर सोल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उस केस में वन टॉप फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चीजें गिवन है यहाँ पे 4 ग्राम MgSO4 डिसॉल्व है, यानी ये क्या है W2, तो W2 क्या हो गया 4 ग्राम। ठीक है, उसका मोलर मास दिया है, तो ये हमारा हो गया M2 कितना 120 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट्स में नहीं लिखूंगा ये। उसके बाद में 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये क्या है सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो हमको 100 ग्राम सॉल्वेंट में दिया है। उसके बाद में कह रहा है assuming that MgSO4 complete dissociation, तो MgSO4 इज अ क्या इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या करेगा वाटर में डिसॉल्व होकर Mg अलग देगा प्लस SO4 अलग देगा, तो इसके लिए वन टॉप फैक्टर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूला से ये आएगा, डेल्टा टीवी वाला लगेगा। डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये लगेगा फॉर्मूला, बिकॉज वन टॉप फैक्टर लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी दूसरा वाला, पहला वाला। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, तो आपको इनको तो छोड़ना नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं ना तो क्वेश्चंस कोई भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का। तो हमको क्या करना है, डेल्टा टीवी यानी कि टीवी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा टीवी, टी नॉट बी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, तो 373.15 रख देना है। आई यहाँ पे 2 आ जाएगा, केबी की वैल्यू आपको ऑलरेडी 0.52 दी है, W2 आपको दिया है 4 ग्राम डिवाइड बाई 120 इंटू कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम। अब तुम्हें इसको 1000 में रखना है, तो 2 0 तो चले ही जाएंगे यहाँ से, और ये 4 3 ठीक है, और यहाँ पे ये 15 टाइम्स कट हो सकता है, कट कर लिया हमने, मन था हमारा। अब क्या है, अब तुम्हारे पास टीवी माइनस 373.15 इक्वल्स टू 0.52 डिवाइड बाई 15, बस आपको ये सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको टीवी मिल जाएगा, यानी ये डिवाइड करके इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या था कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन में कंप्लीटली डिसोसिएट वर्ड मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में वन टॉप फैक्टर लगा लेंगे। ठीक है, वन टॉप फैक्टर क्या होता है, जितने आयंस होंगे उतना वन टॉप फैक्टर फॉर द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा देखो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, इसमें भी 5% होगा, इसमें एक जो कुछ यहाँ पे दिया है छोटा है, तो इसमें क्या है 4% है। ठीक है, यानी ये जो सॉल्यूशन है ना वो 4% है, 4% सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271.15। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या होगा कि तुम्हें दो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट, दो सॉल्यूशन दिए होंगे और एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया होगा, दूसरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसका डेटा गिवन होगा उस वाले से हम केएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें केएफ की वैल्यू नहीं दी गई, तो केएफ की वैल्यू पहले निकाल के दूसरे वाले ऑप्शन में रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो मास ऑफ सोल्यूट है 4 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज परसेंटेज वाले में हमें पता है कि 100 मान करके करते हैं। ठीक है, तो अगर W2 4 ग्राम हो जाएगा तो W1 हमारा 96 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, और M2 हमारा कितना हो जाएगा, सुक्रोज है, सुक्रोज के लिए M2 मतलब मोलर मास कितना 342 होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इस वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है 271.15। ठीक है, केल्विन इतना फ्रीजिंग पॉइंट है इस वाले सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ से केएफ निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि टीएफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ 273.15 माइनस 271.15 इक्वल्स टू के एफ हमें पता ही नहीं है, W2 हमें पता है 4 ग्राम है, M2 हमें पता है 342 है ये। ठीक है, 342 मल्टीप्लाई W1 96 मल्टीप्लाई 1000, तो के
तो यहाँ से KF की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो KF की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये हमारा 2 बचेगा और ये 342 ऊपर जाएगा, 96 ऊपर जाएगा और डिवाइड में 4 इंटू 96 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देना और ये 96 दो बार कैसे आ गया, ये ऊपर गया, ठीक है। 1000 नीचे आएगा, ठीक है, 1000 नीचे आएगा। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन जब कर लोगे तो यहाँ से 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से हमें KF मिला। अब हम क्या करें, दूसरे वाले सॉल्यूशन में चलेंगे कि इसमें 5% सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये वाला अब इस वाले के लिए लगा लेंगे। तो डेल्टा TF हमारा क्या आ जाएगा, T0F यानी 273.15। इसके लिए हमें सॉल्यूशन का पता करना है, तो TF ऐसे लिखेंगे। KF की वैल्यू हमें ये मिल गई है 342 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 1000, है ना, 1000 मल्टीप्लाई क्या करो, W2 5%, M2 तुम्हारा 180 है और W1 वही रहेगा तुम्हारा 96 और ऊपर चला जाएगा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये 46 टू का टाइम हो गया, ठीक है। बाकी सब हम कट पिट कर लेंगे और हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कुल मिला के हम TF निकाल सकते हैं आराम से। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन कैसे होगा ये हमारा बताना जरूरी था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशन दिए होते हैं और TF TB पूछा जाता है तो हमें क्या करना है कि एक सॉल्यूशन वाले से KF की वैल्यू निकाल के उस KF की वैल्यू दूसरे सॉल्यूशन में पुट कर देनी होती है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वेपर प्रेशर अगर दिया होता है तो ये क्वेश्चन रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का हो जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का ये क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो देखो क्या क्या चीजें गिवन है। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि W2 क्या है, सोल्यूट है। M2 इसका पता नहीं है कि भाई इसका M2 कितना निकलेगा, ये पता है नहीं उसमें। 200 ग्राम ऑफ वाटर यानी ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, इट हैज अ वेपर, इट हैज वेपर मतलब वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इसको क्या बोलेंगे, PS है 31.84 mmHg, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि दो वेपर कैलकुलेट मोलर मास तो निकालना ही है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, इसको क्या बोलेंगे, P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 दिया है, 32 mmHg, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 डिवाइड बाई M2, तो ये W डिवाइड बाई M1, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग क्या होती है, रिलेटिव लोडिंग का मतलब होता है कि भाई P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल्स टू X2, है ना। और हमको क्या करना होता है कि W2 जो आपका मोल फ्रैक्शन, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं डिनोमिनेटर में, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो P0 कितना है, 32, P0S कितना है, PS कितना है 31.84 डिवाइड बाई 32 इक्वल्स टू W2 कितना है 10 ग्राम, मोलर मास आई डोंट नो कितना M, ठीक है। और W1 पता है कितना है, W1 पड़ा है 200, मोलर मास पड़ा है क्योंकि ये 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, M मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 0.16 डिवाइड बाई 32 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई M इंटू 200। सो M निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, M आ जाएगा तुम्हारा 32 ऊपर जाएगा, 32 10 18 और ये नीचे आ जाएगा 0.16, ठीक है, मल्टीप्लाई 200। तो ये करोगे जब 100 32 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मोलर मास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 180 आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें 1 मोलर NaCl, 1 मोलर MgCl2, 1 मोलर MgSO4, 1 मोलर NH3PO4 दिया है। अब वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि भाई जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें अमाउंट ज्यादा होगा, ये पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हम अगर देखें NaCl को, तो NaCl वाटर में ब्रेक होके Na प्लस Cl माइनस देता है। 1 मोलर अगर है तो 1 मोलर Na मिलेगा और 1 मोलर Cl मिलेगा, ठीक है। MgCl2 की बात करेंगे तो MgCl2 ब्रेक होके Mg और प्लस 2Cl नेगेटिव देगा। ऐसे ही MgSO4 की बात करेंगे तो MgSO4 ब्रेक होकर के Mg अलग देगा प्लस SO4 अलग देगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम Na3PO4 की बात करेंगे तो Na3PO4 जब ब्रेक होता है तो 3Na पॉजिटिव देता है प्लस एक PO4 -3 देता है। तो हमने देखा कि भाई 1 मोलर Na3PO4 अगर ब्रेक होगा तो 3 मोलर तो Na बन जाएंगे और 1 मोलर PO4 बन जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो जहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा आते हैं वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी उसी कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? Na3PO4 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 16, 17, 18 क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन अभी हैं उसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे बिकॉज वीडियो की लेंथ बड़ी हो चुकी है। तो ये वीडियो इस तरीके से क्या है कि ये जो वीडियो क्रिएट किया गया है ये एक्चुअली क्या है, क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के जितने भी 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन हैं उनको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इन्हीं क्वेश्चन सेम डिट्टो जैसे आए हैं वैसे मैंने यहाँ पे राइट किए हैं और इनको हमने वैसे ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इन सभी को हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वैल्यूज चेंज हो सकती है, जैसे 10 ग्राम की जगह हो सकता है 20 ग्राम आ जाए, 100 ग्राम की जगह हो सकता है 250 ग्राम ले ले। तो ये लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। इस तरीके से अगर ये 18 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है और इससे कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहली बार अगर वीडियो पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहें।